नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला परिसर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, भारत सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता वर्ष 2030 को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं को लागू करने और भविष्य में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत ने अमरीकी सांसद इल्हाम उमर की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यात्रा की निंदा की। इसे संकीर्ण सोच वाली राजनीति बताया। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 4 आतंकी मारे गए। दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में 4 विस्फोटों में 31 लोग मारे गए और 87 लोग घायल। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि एक महान विरासत और एक महान परंपरा भी है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी किसी देश या समाज के लिए खतरे के रूप में सामने नहीं आया और आज भी वो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। प्रधानमंत्री ने कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी समारोह में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने देश की कई पीढ़ियों को संस्कृति की गरिमा, सम्मान और आदर की रक्षा के वास्ते जीने मरने के लिए प्रेरित किया है। हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर देश की बात करता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करने होंगे ताकि विश्व देश की क्षमता को देख सके। उन्होंने कहा कि जब देश आजादी के 100 साल का समारोह मनाएगा तब एक नया भारत हमारे समक्ष होगा। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान। ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं ने सैकड़ों हजारों सालों की तपस्या से सींचा है, उसके विचारों से समृद्ध किया है। इसी परंपरा के सम्मान के लिए, उसकी पहचान की रक्षा के लिए दसों गुरुओं ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किला कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है और इसने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी देखा है। ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने
गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आज देश आजादी के अमृत महोत्सव को और गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को एक साथ मना रहा है, एक जैसे संकल्पों के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिख परंपरा के सभी तीर्थों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने साहिबजादों के महान बलिदान की याद में पिछले वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री वर्ष 2030 की रूपरेखा को लागू करने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में सहयोग और बढ़ाने पर दृष्टिकोण तय करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता आपसी हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच पिछले साल हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद यह संबंध रणनीतिक साझेदारी के रूप में और मजबूत हुआ है। यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है। 2019-20 में दोनों देशों के बीच व्यापार $15.45 बिलियन का रहा। मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान और अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा निवेश करता है। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड किंगडम भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है। इस समय 50,000 से अधिक भारतीय छात्र यूके में पढ़ाई कर रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री जॉनसन 2 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। जिला प्रशासन ने सांबा जिले के सीमावर्ती गांव पल्ली में प्रस्तावित समारोह को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। श्री मोदी करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही औद्योगिक परियोजना के भूमि पूजन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भारत ने अमरीकी सांसद इल्हाम उमर की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यात्रा की निंदा की है और इसे संकीर्ण सोच वाली राजनीति बताया है। दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यदि कोई राजनीतिज्ञ इस तरह अपने क्षेत्र में संकीर्ण विचारधारा का प्रदर्शन करना चाहे तो उसका ये अपना मामला है, लेकिन अगर ऐसा करके वे हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करे तो ये हमारा सरोकार हो जाता है। We had received a request from Japan to land in Mumbai to pick up humanitarian supplies from the UNHCR depot for Ukraine and its neighboring countries. We have conveyed our approval for picking up such supplies from India using commercial aircraft. So that is one aspect of it. There is a separate request for overflight clearance of SDF aircraft across India, and that is a separate thing, and that has also, I understand, been processed. Humanitarian cargo, as per established norm, that has been processed. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस से तेल आयात करने की भारत की विदेश नीति की एक बार फिर से सराहना की है। कल लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री खान ने कहा कि भारत एक तरफ अमेरिका के रणनीतिक भागीदार है और दूसरी तरफ रूस से तेल आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह निर्णय अपने देश के लोगों की बेहतरी के लिए है, परंतु पाकिस्तान की विदेश नीति अन्य लोगों की बेहतरी के लिए है। इससे पहले मार्च में भी इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा था कि वो स्वतंत्र और जन कल्याणकारी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के मालवा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बारामूला जिला के मलवाल गांव में पिछले 2 दिन से ऑपरेशन जो जारी पुलिस की इत्तला पर हुआ था उसमें अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में सबसे खुखार आतंकी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। उसके 2 और साथी जिसमें फैसल और हिलाल करके हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। इसके साथ साथ फॉरेन टेररिस्ट जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है उसका भी मारे जाने का खबर है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। काफी बड़ी तादाद में असला और अम्नीशन ऑपरेशन की जगह से पकड़ा गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर सेना को पीछे हटाना या तनाव कम करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। श्री सिंह ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि सेना मजबूती से खड़ी है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए मौजूदा बातचीत जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में सेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हाइब्रिड युद्ध सहित गैर पारंपरिक और विषम युद्ध भविष्य की लड़ाइयों के अंग होंगे। श्री सिंह ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। रक्षा मंत्री ने पिछले 2.5 वर्ष में सेना का सफल नेतृत्व करने के लिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की भी सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, भारत सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता वर्ष 2030 को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं को लागू करने और भविष्य में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत ने अमरीकी सांसद इल्हाम उमर की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यात्रा की निंदा की। इसे संकीर्ण सोच वाली राजनीति बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 4 आतंकी मारे गए। दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में 4 विस्फोटों में 31 लोग मारे गए और 87 घायल हुए। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज से ये टीके लगाए जा रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्ति टीके की तीसरी डोज ले सकते हैं जिन्हें दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे हो चुके हैं। एक बयान में दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर भुगतान के साथ टीके लगवाने का प्रावधान जारी रहेगा। इस बीच दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 965 नए मरीजों का पता चला। पिछले 24 घंटों में 635 लोग कोविड से स्वस्थ हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजधानी में 2970 लोगों का उपचार चल रहा है। तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज लगवाने संबंधी एहतियात बरतने की अपील की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह भोपाल की केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वें
अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होता है और इस कारण से सभी स्टेट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने का ये कार्यक्रम वार्षिक स्तर पे हम लोग करते हैं। और इस वर्ष बड़ा गर्व और हर्ष है कि केंद्रीय पुलिस प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण अकादमी के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। श्री शाह दोपहर में भोपाल के जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन और तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ भी करेंगे। इस सम्मेलन का प्रसारण 15,000 से अधिक गाँव में किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा नवाचार से जुड़े सम्मेलन डिफ कनेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसे रक्षा उत्कृष्टता रक्षा संगठन आईडेक्स DIO आयोजित कर रहा है। ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कंपनियों के नवप्रवर्तक और निवेशक भाग लेंगे। इस दौरान उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ सत्र होंगे और विभिन्न घोषणाएं की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है और ये विश्व में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से वृद्धि का अनुमान है। वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत प्रमुख ढांचागत सुधार लागू करना जारी रखेगा। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के बाद के काल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बड़ी भूमिका पर बल दिया। बैठक के दौरान श्रीमती सीतारामन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों से मिलकर काम करने और विकसित देशों से विकासशील देशों को कम कीमत पर तकनीक और जलवायु वित्त के हस्तांतरण पर भी जोर दिया। अफगानिस्तान में कल 4 विस्फोटों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 87 घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पहला विस्फोट मजार-ए-शरीफ स्थित शिया मुस्लिम मस्जिद में हुआ। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के समय मस्जिद परिसर नमाजियों से खचाखच भरा था। एक बैग में रखे विस्फोटकों को रिमोट कंट्रोल से अंजाम दिया गया। विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने ली है। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों के बारे में कल अनुसंधान परियोजना के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास की दशा और प्रवृत्तियों के बारे में पहली रिपोर्ट तैयार करने में औपचारिक सहयोग करना है। सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों से हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञ समिति ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय सुझाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि यदि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों से संबद्ध किसी कंपनी की कार्यप्रणाली में लापरवाही उजागर होगी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने का आदेश दिया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए और आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल fosus.gov.in/विजिट पर या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 22 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव के निकट जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से जबरदस्त मोर्चा लिया।
সেন করে গেল দান হাসি মুখে পড়লো ফাঁসি জ্বললো শিখা অনির্বাণ জ্বললো শিখा अनिर्बाण। इस मिथक को तोड़ते हुए कि ब्रिटिश सेना अपराजेय है, मास्टर दास सूर्यसेन ने अपने क्रांतिकारियों की टीम के साथ अपने गृहनगर को ब्रिटिश शासन से आजाद करा लिया। 18 अप्रैल 1930 की रात को सूर्यसेन और उनकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने अपने गृहनगर चटगांव में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया। चटगांव में ब्रिटिश प्रशासन लगभग ठप हो गया। मास्टर दा के साथ अनंतलाल सिंह और गणेश घोष की टीम ने डामपारा में रिजर्व पुलिस लाइन पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अंबिका चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम और एक महिला क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनें काट दी। चटगांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया। युवा जुगांतर सदस्य लाल मोहन सेन के नेतृत्व में एक टीम ने नांगलकोट रेलवे लाइन की पटरियां उखाड़ दी और ब्रिटिश सेना के लिए कहीं से भी मदद पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। इसके बाद मास्टर दा और उनके साथी क्रांतिकारी रिजर्व पुलिस लाइन में एकत्र हुए और क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा करते हुए उन्होंने भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस प्रकार चटगांव ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया था, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने सड़क मार्ग से वहां अतिरिक्त सेना भेजी। भीषण लड़ाई में हरि गोपाल, विधु भट्टाचार्य, निर्मल लाला, नरेश राय और प्रभाष बाल जैसे कई क्रांतिकारी मारे गए। अंबिका चक्रवर्ती और विनोद बिहारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनरल लोकनाथ ने एक घायल शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपने साथियों को ललकारा, तब तक गोलियां दागो जब तक मशीन गन बिल्कुल खामोश न हो जाए। निर्जन कारार अंतराले जीवन दिल मास्टर दा हासिते झुले निर्ममतार चिन्ह आजो आछे गो दिगे ओई चट्टग्रामे। माटी के बहादुर बेटों ने अंतिम सांस तक एक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। क्रांतिकारियों की ये गाथा मशहूर शायर फैज अहमद फैज के शब्दों में कुछ यूं बयां की गई। जिस ध्वज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। 22 अप्रैल स्वतंत्रता सेनानी विशंभर दयाल की पुण्यतिथि है, जिनका निधन 1931 में हुआ था। विशंभर दयाल का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में 1893 में हुआ था। आरंभ से ही वे देश हित के कार्यों के लिए समर्पित थे। यही कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 19 वर्ष की युवावस्था में ही विशंभर मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1912 में दिल्ली में वॉयसराय हेस्टिंग्स पर बम हमले में भी वे शामिल थे। इस घटना के कारण विशंभर ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए। इसके बाद विशंभर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए तथा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के संपर्क में आए। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद ने विशंभर दयाल के पास जाकर उनसे बम बनाना और अन्य गतिविधियां सीखी। विशंभर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैद से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें भीषण यातना दी गई। वे अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और 22 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत माँ के इस बहादुर सपूत विशंभर दयाल को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन अगले महीने 14 और 15 तारीख को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल मुंबई में इस बारे में घोषणा की। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। इस वर्ष आईपीएल में चेन्नई की दूसरी जीत है, जबकि इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में पहले 7 मैच हारने वाली पहली टीम बन गई है। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 156 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 155 रन बनाए। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मंगोलिया में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कल 59 किलोग्राम भार वर्ग में सरिता मोर ने और 55 किलोग्राम भार वर्ग में सुषमा ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक 7 कांस्य पदक जीत चुका है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, लेकिन चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और कोलकाता में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों की अगर बात करें तो गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इन नगरों में तापमान 12 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिखा है। हिन्दुस्तान में उनके इन शब्दों को लिया है, भारत सिर्फ भूमि नहीं महान परंपरा है। अमर उजाला के बॉक्स में खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मजहबी कट्टरता के खिलाफ चट्टान बन गए थे गुरु तेग बहादुर। राजस्थान पत्रिका कहता है, लाल किला से पहली बार रात को प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है। लोक सत्य कहता है, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी विमोचन किया। भारतीय पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे और खोलेगा ब्रिटेन, दैनिक जागरण में है। पत्र आगे लिखता है, साबरमती आश्रम जाने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन। 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स टीका लगाने की अनुमति देने की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को जनसत्ता ने पहले पन्ने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की उच्च वृद्धि दर को सराहने की खबर राष्ट्रीय सहारा अधिकतर अखबारों की खबर है। इलेक्ट्रिक वाहनों का सफर जल्द होगा सुहाना शीर्षक से पत्र लिखता है, बैटरी अदला बदली नीति का जारी हुआ मसौदा। आयुष क्षेत्र में पैदा होंगे 5.5 लाख रोजगार के अवसर, केंद्र सरकार का ये अनुमान राजस्थान पत्रिका में है। पत्र आगे लिखता है, 3 दिन के वैश्विक आयुष निवेश सम्मेलन में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा है। नवभारत टाइम्स में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के इस बयान को दिया है, आर्थिक सुधार के बूते निवेश की पसंदीदा जगह है भारत। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सलाह को प्रमुखता से दिया है, भारत के मेक फॉर वर्ल्ड में शामिल हो कंपनियां। पत्र में आगे लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत से बना है सकारात्मक माहौल। हिन्दुस्तान ने चिंता शीर्षक से लिखा है, बढ़ी गर्मी से 50 साल में कम हुई फलों की मिठास। पत्र में पृथ्वी दिवस पर विशेष आलेख में एक अध्ययन के अनुसार लिखा है, फलों की 10% मिठास घटी, आकार उत्पादन में असर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, भारत सिख गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता वर्ष 2030 को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं को लागू करने और भविष्य में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे।
भारत ने अमरीकी सांसद इल्हाम उमर की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की यात्रा की निंदा की, इसे संकीर्ण सोच वाली राजनीति बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 4 आतंकी मारे गए। दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 से 59 वर्ष के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। अफगानिस्तान में 4 विस्फोटों में 31 लोग मारे गए और 87 घायल। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।